हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इट फर्स्ट साइट का एक और नया एपिसोड लेके आ गई हूँ। तो बताओ गाइस, कैसा लग रहा है ड्रामा? इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? अगर सच्ची में चाहते हो कंटिन्यू करना है तो थोड़ा और रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, क्योंकि अभी चैनल का रीच बहुत डाउन है और ये ड्रामा मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। प्लीज़ सपोर्ट जरूर दिखाएगा। तो ये वाले एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है। आपको याद होगा, मोइंग दिखता है अप्पू के रूम में। उसके पापा यानी कि मिस्टर फूडिन घुस चुके थे और वो पागल हो जाता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अप्पू फूडिन को बोलती है, आप इस टाइम पे क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल थी, लेकिन हाँ वो इनसिक्योर बिल्कुल भी फील नहीं कर रही थी कि मतलब कुछ गलत इरादे से तो नहीं आया ऐसा वाला। तो फूडिन बोलता है, एक्चुअली मैंने तुम्हारे रूम में कुछ अलग साउंड सुना, क्या बात है? ये सुनने के बाद अप्पू बोलती है, मैं यहाँ पर चीज़ों को इधर उधर शिफ्ट कर रही थी। ये सुनने के बाद फूडिन बोलता है, इतने लेट नाइट को? ये सुनने के बाद अप्पू बोलती है, नहीं वो मेरे पास कुछ काम नहीं था ना। और उसके बाद फूडिन देखते हैं उसके लैपटॉप पे वो चाकू था, तो वो देखती है और बोलती है कि इस चाकू यहाँ पर क्या कर रहा है, मुझे सच बताओ। ये सुनने के बाद अप्पू बोलती है, एक्चुअली मैं यहाँ पर ना वो मेक श्योर करना चाहती थी मोइंग मेरे कमरे में ना घुसे, इसी बात की वजह से उसे धमकाने के लिए मैंने ये सब कुछ रखा हुआ था। ये सुनने के बाद फूडिन समझ जाते हैं कि अप्पू क्या सोच रही है। वो बोलती है कि इसका मतलब तुम इस घर में अपने आप को सिर्फ बिल्कुल भी फील नहीं कर रहे हो ना। ये सुनने के बाद अप्पू बोलती है, आई एम सॉरी बट नहीं, मुझे लग रहा है कुछ कभी भी हो सकता है। ये सुनने के बाद अप्पू को फूडिन बोलता है, तो तुम्हें क्या लगता है मैं इतने लेट नाइट को यहाँ पर क्यों आया होऊंगा? और ये सुनने के बाद अप्पू कुछ बोल नहीं पाती और उसके बाद वो ऐसे डरने लगती है। फूडिन उसके करीब आने लगता है, सीने पर काट दिया जाता है। आप देखते हैं मोइंग को, मोइंग वहाँ पर ऐसे वो होल से आंख लगा के बैठा हुआ था। वो 15 मिनट 20 मिनट 25 30 तक काउंट करता है। उसके बाद वो सोचता है ये दोनों कर क्या रहे हैं अंदर, और वो पता नहीं क्यों लेकिन अजीब अजीब ख्याल अपने माइंड पे लगा रहा होता है, जिससे कि अब वो और जो फूडिन है एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके हैं ऐसा वाला। और अभी जो मोइंग था उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उसे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। और उसके बाद वो पागल हो जाता है, वो दरवाज़ा खोलता है और वो सोचता है मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। वो अप्पू के रूम का दरवाज़ा ऐसे ओपन करवाने वाला था, बाद में उसे याद आता है अप्पू ने बोला हुआ था अगर मुझे तुम्हें और तुम्हारे पापा में चूज करना पड़ेगा तो मैं सिर्फ तुम्हारे पापा को चूज करूँगी। वो वापस आता है और उसके बाद वो इधर उधर उछल कूद करने लगता है और वो सोच रहा था कि मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना है, ये सब कुछ डिजर्व नहीं करती। उसे ऐसा लग रहा था अब वो उसके माइंड को कंट्रोल कर चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाता है। अब हम देखते हैं सुबह वाला सीन, जहाँ पर मोइंग की आंटी होती है, उन्हें सुनाई देता है ये बोलते हुए कि कल रात फूडिन जो है वो अप्पू के कमरे से बाहर आया था और ये ओकर जो होते हैं वो और ज़्यादा बातें बना रहे होते हैं और वो एक दो तो अपने खुद के डायलॉग्स ओपन कर ऐसे ऐड कर रहे होते हैं। ये बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ थे और इवन जो फूडिन था वो तो ऊपर वाले कपड़े पहने नहीं था, मतलब बहुत कुछ घटिया अच्छी चीज़ें वो बातें बना रहे होते हैं। ये सुनने के बाद मोइंग की आंटी को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो मोइंग की आंटी थी वो मोइंग के कमरे में घुस जाती है। मोइंग बोलता है क्या हुआ है, आप इतने सुबह सुबह मेरा नींद खराब करने क्यों आई हो? वो बोलती कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो इतना कुछ कर रही है, कल आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, तुमने रोका क्यों नहीं? तुम्हारा कमरा उसके सामने क्यों है? ये सुनने के बाद वो बोलता है पर मैं क्यों रुकूंगा? ये सुनने के बाद वो बोलती कि क्योंकि वो तुम्हारे पापा को बैंकरप्ट करने आई है, हम लोगों को रास्ते में लेके आएगी, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वो इतनी अच्छी है नहीं, वो बस अपनी मासूमियत का फायदा उठा रही है और वो सबको रिझा रही है, तुम्हें ऐसा कुछ रोकना पड़ेगा, हम दोनों साथ में रहेंगे ना तो उसको अभी कभी घर से निकलवा सकते हैं। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है पर मैं क्यों करूँगा? ये सुनने के बाद आंटी बोलते हैं कि क्या तुम नहीं करोगे? क्या तुम अपनी मम्मा का प्रॉपर्टी नहीं बचाओगे? क्या तुम अपने प्लेबॉय पापा के सारे गर्लफ्रेंड्स पे सब कुछ लौटा दोगे? मोइंग बोलता है, देखो सबसे पहली बात तो मैं आपके साइड पे बिल्कुल भी नहीं हूँ और दूसरी बात आप और अप्पू में बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं, क्योंकि अप्पू भी मेरी सौतेली माँ बनने के लिए यहाँ पर आई हुई है और आप ही तो कहीं ना कहीं तो मेरे पापा की दूसरी बीवी बनने के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो ना, तो दफा हो जाए ऐसे बोल के उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाल देता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में अप्पू जो सामान वो मंगाई हुई थी, मतलब मोइंग को पीने के लिए वो सारा पैकेज आ चुका था। पैकेज आने की वजह से ऐसा होता है कि वो ढेर सारा पैकेज उठा रही थी तो ये सब कुछ मोइंग की आंटी देख लेती है और उसे ऐसा लगता है कि ये लड़की 2 दिन हुआ इससे यहाँ पर आए हुए और इतना ज़्यादा शॉपिंग कर रही है, ये पक्का
हमारी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट करवाएगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाती है और उसके बाद वो अपू को घूर घूर के देख रही थी और उसे ताड़ रही थी। अपू को पता है इसे इतना पसंद नहीं करते, इसीलिए वो आंटी को इग्नोर मार देती है। और उसके बाद हम देखते हैं अपू अपना पूरा सामान लेके जा रही थी, उसे होल्ड हो नहीं पा रहा होता है, वो गिरने वाली थी। उसी समय पे हमें दिखाया जाता है मोइंग का फ्रेंड आता है और उसके बाद अपू की मदद करता है। पहले वो उसे देखता रहता है क्योंकि काफ़ी प्यारी लड़की थी। अपू बोलते कि तुम तुम कौन हो? ये सुनने के बाद जो मोइंग का फ्रेंड डी बोलता है मैं मोइंग का फ्रेंड हूँ, तुम अपू हो ना? ये सुनने के बाद वो बोलते कि मैं फेमस हो इतनी, तुम मुझे जानते हो? बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं मोइंग का फ्रेंड हूँ और मोइंग ने तुम्हारे बारे में बोला हुआ है। और मोइंग का नाम सुनने के बाद वो पीछे हटती है और बोलती कि तुम अगर मोइंग के फ्रेंड हो तो मुझे लगता है तुम्हारे साथ मेरा बात करना इतना मेरे लिए सेफ नहीं है। ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है डोंट वरी, मैं मेरे फ्रेंड की तरह बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे सच और झूठ पहचानने में समझ आता है और मुझे पता है मेरा फ्रेंड कैसा है, मैं उसके तरह ऐसे क्रेजी ब्रैड तो नहीं हो। ऐसे सुनने के बाद अब वो हंसती है और वो थोड़ा सा स्माइल करती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मोइंग को कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है, जिस बात की वजह से वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है ओप्पो जो थी वो मोइंग का फ्रेंड डी को वहाँ पर लेके आई थी और उसके बाद वो अपने कमरे के बाहर भी वो वही कर रही थी जो मोइंग ने अपने कमरे के दरवाजे पे किया हुआ था। मोइंग पूछता है ये चल क्या रहा है, तभी डी बोलता है कि मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। और उसके बाद अब वो बोलते हैं तुम कितने अच्छे हो, मुझे यकीन हो नहीं रहा तुम कुछ लोगों के दोस्त लगते हो, वरना तो यहाँ पर तो कुछ लोग इतने बेशर्म है, वो बस दूसरों को परेशान करना चाहते हैं। तुम दोनों के देखे लगता नहीं है कि तुम सगे दोस्त हो गए, बोलती है। मोइंग को गुस्सा आ रहा होता है। ओप्पो को डी बोलता है तुम कितने अच्छी हो, थैंक यू, ऐसा वो बोलता है। बहुत ऑनेस्टली बात किया जा रहा होता है और उसके बाद मोइंग सोचता है ये इसके जाल में फंसा रही है और उसके बाद ओप्पो को बोलता है हटो यहाँ से हटो, उसके कपड़े को ऐसे देर से खींचता है और उसे बाहर लेके आता है और बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड को मुझसे दूर नहीं कर सकती। इस सुनने के बाद डी ये बोल रहा होता है कि पर मैं तो तुम्हारे दोस्त इसलिए हूँ क्योंकि तुम मेरे पापा के जिस ऑफिस में काम करते हैं पापा उनके बॉस होना इसलिए। और उसके बाद अपू को बाहर ले आता है और बोलता है शर्म नहीं आती तुम्हें, दुनिया भर के सारे मर्द मिले वो भी मेरे आसपास के, एक तो मेरे पापा, अब मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी यूज कर रही हो। ये सुनने के बाद अपू बोलते हैं तो तुम्हें गलत क्यों लग रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहा तो दूसरे भी नहीं कर रहे। ये सुनने के बाद जो अपू थी उसको मोइंग बोलता है लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ यहाँ से दफा हो जाओ, कल तुम मेरे पापा के साथ क्या कर रही थी? अपू बोलती है ओ मैं तो भूल गई थी तुम्हें बताना, एक्चुअली कल रात 14 मेरे कमरे में आए थे और उसके बाद हुआ क्या ना, वो अपना कान बंद करता है और बोलता है मुझे नहीं सुनना। आपको बोलती है नहीं मुझे सुनाना है, मेरी बात तो सुनो, हमारे बीच में कुछ हुआ था, एक्चुअली वो मेरे पास आए बोल के वो बोलने की ट्राई कर रही थी, मोइंग बोला था मुझे नहीं सुनना बोल के वहां से रोफ चक्कर हो जाता है। और उसके बाद वो हंसती है और उसके बाद रात वाला सीन याद दिला दे जाता है जहाँ पर 14 होते हैं, जब उनको आइडिया हुआ कि मोइंग आपको को परेशान करने कुछ भी कर सकता है। उसके बाद वो उसके रूम का सारा पर्दा था बंद करते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर ना रहूँ तो वो ना तुम्हें परेशान करने के लिए रात को भी आ सकता है। उसके बाद वो वहाँ पर दूसरा रूम का दरवाज़ा था, वहाँ से घुस सकते थे, उस कमरे में सो लेते हैं और सुबह वहाँ से उठ के चले जाते हैं। और यही हुआ था एक्चुअली कल रात जो 14 थे वो इसके कमरे में इसलिए सोए थे ताकि मोइंग रात को भूतों की तरह अपू को परेशान करने के लिए ना आए। और अपू अभी ये सब कुछ याद करती है और उसके बाद वो पागल की तरह हंसने लग जाती है और वो मन ही मन में सोच रही थी कि ये आइडिया तो बहुत अच्छे से वो कर गया, अब देखते हैं एक कब तक मुझे परेशान करेगा। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। मोइंग बहुत ज़्यादा परेशान था, वो अपने को शांत करने के लिए वहाँ पर पौधों को पानी दे रहा होता है। ये पौधों को पानी देना नहीं बल्कि अपने आप को बस शांत करने का एक बहाना था। और उसके बाद डी उसके पास आता है और बोलता है क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा स्ट्रेस आउट क्यों हो, मुझे लगता है ना तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। और उसके बाद उसे समझाने की ट्राई कर रहा था, हम आपको को जो समझ रहे शायद वो ऐसी नहीं है, कुछ तो बात है, डोंट वरी मैं पता लगा लूँगा। ये सुनने के बाद उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और उसके बाद वो उसे बोलने लगता है मुझे नहीं लगता तुम भी उसकी ब्यूटी पे इस तरह से फिदा हो रहे हो और मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि तो प्रॉब्लम क्या है, आई नो तुम्हारी स्टमक मरने वाली है, इसके अलावा कुछ और है क्या, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद मोइंग ये नहीं बोल पाता, एक्चुअली मोइंग ने अब तक
जो डी है उसे ये नहीं बताया था कि ये वही लड़की है जिसके साथ वो आइलैंड पे बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करके आ चुका था, भले ही वो अब उसके लिए एक बुरा सपना निकल चुका था। तो हम देखते हैं जो उसका फ्रेंड था वो बोलता है प्लीज़ तुम थोड़ा सा शांत हो और थोड़ा सा ना अपने आप को शांत करके सोचो तो क्या हो सकता है और क्या नहीं, तुम बहुत गलत समझ रही हो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में अपो को फोर्डीन अपने ऑफिस पे लेके चला जाता है और उसके बाद उसे वहाँ पर वो पोस्ट दे देता है जो अब तक उसका देने का प्लान था हमारे मोइंग को। मतलब मोइंग को इतने बार से बोले जा रहा था ना कि प्लीज़ तुम काम पे आ जाओ, काम पे आ जाओ। उसको वापस लाने के लिए बहुत कुछ कर रहा था जो वो नहीं करता। तो इस बार जो डीन था वो फोर्डीन वो पोस्ट पे अपो को रख लेता है। अपो तो समझ नहीं पाती। अब हमें ये पता चला अपो और जो मोइंग है उन्होंने सेम ही सब्जेक्ट पढ़ाई की हुई थी, तो अब वो क्वालिफाइड थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो डी था वो मोइंग को दिखाता है एक नोटिस। तो यहाँ पर ऐसा था जिस प्रोजेक्ट में इतने टाइम से उसके पापा उसे वापस लाना चाहता था, लेकिन उससे अब उसे निकाल दिया गया था और उस जगह पे अब अपू को हायर करने वाला था। तो ये चीज़ उसको भी पता चला टेक्निकली। अब उसका दिमाग खराब हो गया, वो निकल लेता है अपने ऑफिस के लिए, क्योंकि उसे अब अपनी माँ का आखिरी निशानी मतलब उसकी माँ का बिजनेस बचाना था। तो हम देखते हैं वो सीधा अपने पापा के ऑफिस रूम में घुस जाता है और वो बोलता है ये सब कुछ क्या चल रहा है। अपो और फोर्डीन वहीं पर होते ही और उसके बाद ये देखने के बाद फोर्डीन बोलता है कि तो इसमें गलत क्या है, तुम तो आने के लिए मना कर रहे थे और मुझे तो अपने प्रोजेक्ट को किसी भी कीमत पे आगे ले जाना पड़ेगा ना, तो ऑब्वियसली तुम्हारी जगह पे मैं किसी और को लाऊंगा और अभी अपोजिट बेस्ट इसके लिए कुछ भी नहीं। लेकिन मोइंग को ऐसा लग रहा था कि क्योंकि वो उसकी बीवी बनने वाली है, बस इसी बात की वजह से वो उसे वापस लाना चाहता है, मतलब उसे रिप्लेस कर रहा है। और मोइंग बोलता है मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद फोर्डीन हंसता है और बोलता है कि बोलो मत, मैं इस कंपनी का CEO, मैं कुछ भी डिसाइड कर सकता हूँ। और तभी मोइंग बोलता है पर ये मेरी माँ की कंपनी है। ये सुनने के बाद फोर्डीन बोलता है हो सकता है ये तुम्हारी माँ की कंपनी हो, लेकिन इतनी भी नहीं जितना मैंने मेहनत किया हुआ हो, और यहाँ पर मैं अपनी कंपनी के लिए कोई भी डिसीजन ले सकता हूँ। और तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, इतने टाइम से तुम्हें बोले जा रहा था तुम वापस आओ, तुमने नहीं माना। और उसके बाद अब आप मिल चुकी है मुझे ऑप्शन, वो उसे मना करा था नहीं मैं अब काम पे वापस आ रहा हूँ। फोर्डीन मना करता है और बोलता है कि मुझे वो बंदा चाहिए अपने काम में जो अपने काम पे 100% फोकस कर सके और मुझे अच्छा रिजल्ट दे। और तुम तो वो बंदा नहीं हो, मुझे अच्छी तरह से पता है। तुम्हें तो पता नहीं कल क्या हो जाए और उसके बाद फिर से मुझसे लड़ने लगोगे। इससे बेटर है अभी से हम इसे एग्रीमेंट करते हैं और तुम अपो को परेशान करना बंद करो और ये काम अपो करेगी, ऐसा वो बोल लेते हैं। जो सुनने की बात तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ये बोल के निकल लेता है कि मैं तुम दोनों का प्लान कभी कामयाब होने नहीं दूंगा, मैं अपनी माँ की प्रॉपर्टी को तो कुछ ऐसे स्ट्रेंजर के हाथ में जाने नहीं दूंगा, ऐसा वो बोल के वहाँ से निकल लेता है। जब मोइंग वहाँ से गया उसके बाद अपो बोलती है कि एक बात पूछो, आप दोनों के बीच में क्या प्रॉब्लम है, मैंने बहुत बार देखा हुआ है आप दोनों एक दूसरे से ढंग से भी बात नहीं करती। ऐसी कौन सी बात है जो मोइंग आपसे इतना ज़्यादा इरिटेट फील करता है, ऐसे आप दोनों हो तो आप खुद बाप बेटे ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें ये बताना सही नहीं रहेगा। अब वो बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस ट्राई कर रही थी कि एटलीस्ट आप दोनों के जो कोई डिफरेंसेस हो तो उसको सॉर्ट करने की ट्राई करूँ। उसके बाद जो हमारा बंदा था फोर्डीन वो उसे बैठने के लिए बोलता है और उसके बाद वो अपनी स्टोरी बताने लग जाता है। तो बेसिकली स्टोरी ये थी कि जो जो मोइंग की मॉम होती है वो काफ़ी ज़्यादा रिच थी और उनके पास उसके बाद जो पापा होते हैं फोर्डीन उन्होंने उनके साथ लव मैरिज की हुई थी, लेकिन वक्त के बदलते बदलते इन दोनों में बहुत कुछ डिफरेंसेस आने लगी। और उसके बाद पहले तो जो मोइंग की मॉम थे उन्होंने उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके सारा बिजनेस उनको संभालने के लिए दे दिया था और खुद हाउसवाइफ बन गई थी और उनके पास इतना प्रॉपर्टी था, इतना पैसा था कि वो कुछ काम किए बगैर भी अपने आप को सर्वाइव करवा पाए। तो अब ऐसा था जो पापा होते हैं वो कंपनी को और आगे तक ले जाना चाहते थे, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई दुनिया भर के लोग ये बोले कि बस अमीर औरत को पटा के उससे शादी कर ली और खुद बिजनेस को डुबा दिया। तो और एक्सप्लोर करना चाहते थे बिजनेस को और ज़्यादा उचित लेवल तक ले जाना चाहते थे, लेकिन जो मॉम है वो इतना ज़्यादा आगे जाना नहीं चाहती थी, वो बस अपने हस्बैंड से टाइम चाहती थी। और यही चक्कर में दोनों का डिफरेंसेस हुआ। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं था कि जो फोर्डीन था वो अपनी बीबी को चीट कर रहा था या फिर उसे हेट करता था, उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अब समझाते समझाते थक गया था। उसके बाद इनमें बहुत डिफरेंसेस आने लगे और मोइंग बेचारा जो बच्चा था उसके माइंड पे ये बैठ गया कि
पापा मम्मा को हेट करते हैं, पापा मम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और वो काफ़ी ज़्यादा रोया करता था जब माँ पापा की लड़ाई होती थी। और उसके बाद जो मॉम थी, एक दिन पता नहीं क्यों ऐसे क्लियरली हमें नहीं बताया गया, लेकिन हाँ उनकी मौत हो गई। उसके बाद मोइंग जैसे पहले अपने पापा की हरकतों को देख रहा था, उसकी माँ के साथ उसकी बार बार लड़ाई हो रही थी, तो उसके माइंड में ये बैठ गया कि उसके लाइफ में उसके पापा ही सबसे बड़े विलेन है। और उसके बाद वही उसके पापा से उसकी दूरी और बढ़ने लगी, जिस चक्कर में उसने कभी भी उसके पापा की कोई भी बातें सुनी नहीं थी। ये सब को जो बोलने लगते हैं, जो सुनने के बाद अपू को अब बहुत बुरा लगता है कि बेसिकली मोइंग इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है और शायद वो कुछ डिफरेंसेस है जिसकी वजह से वो ऐसा बन गया था। उसे वो टाइम याद आता है जहाँ पर आइलैंड पे मोइंग ने अपू को अपने बारे में बोला हुआ था कि मेरी फैमिली इतनी ज़्यादा वो नहीं है, कोई डेली शॉप जैसी फैमिली है मेरी, ऐसा उसने बोला हुआ था। उसे लगता है मुझे एक बार मोइंग से बात तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो ऐसे उठती है और उसके बाद वो होल से देखती है बाहर, लेकिन आज तो मोइंग बाहर आया भी नहीं था। मोइंग अपने मॉम को याद करता है, काफ़ी सैड होता है, फिर से अपू को याद करता है, बहुत सैड होता है। उसे ऐसा एक उम्मीद मिला था कि लाइफ में उसकी माँ के बाद कोई तो होगी जो जिस पे वो ट्रस्ट कर सकता है, जिस पे वो आँख बंद के ट्रस्ट करके उस पे अपनी पूरी लाइफ ऐसे होता है ना निछावर कर सकता है। लेकिन जो झूठ निकला उसे काफ़ी सैड फील हो रहा होता है और उसके आंखों से आंसू आ रहे थे और वहीं पर सो गया। सो हम देखते हैं नेक्स्ट डे वाला सीन, मतलब सुबह जब मोइंग उठता है तो वो कुछ ऐसे बेल बजने का साउंड सुनता है। उसके बाद वो नीचे देखता है तो अपो थी और उसके बाद वो अपो को मिलने जाता है। वो बोलता है क्या है, लेकिन अपो को देख के ऐसा फील हो रहा था कि अपो आज मोइंग से सब कुछ क्लियर करना चाहती थी कि वो उसकी माँ की प्रॉपर्टी लेने के लिए नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ और वजह से इस घर पे आई हुई है। और ये सुनने के बाद मोइंग को और गुस्सा आता है। ही वाज लाइक ये होती कौन है मुझे ये सब बोलने वाले। और सबसे बड़ी बात तो उसके मन में तो अभी भी यही बात है ना कि यही लड़की है जिसने मुझे बेवकूफ़ बनाया और मेरे बाप और मुझे दोनों को ही पटाने की ट्राई कर रही है। वो उसे बोलता है तुम्हें याद है हमारा रूल क्या था ट्रिप में? वो बोलते हैं हाँ याद है। उसके बाद मोइंग बोलता है अगर तुम्हें हमारा रूल याद है ट्रिप में क्या था कि एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बातें करेंगे, तो होती कौन ये सब कुछ बात करने वाली। और जस्ट बिकॉज मेरे पापा ने शायद तुम्हें कुछ वक्त दिया होगा, इस वजह से तुम यहाँ पर मेरे साथ इमोशनल गेम खेलने मत आओ जाओ। तुम्हारे सब चीप ट्रिक मेरे पापा पे जरूर काम करेगा, क्योंकि वो ना लड़कियों के लिए मरते हैं लेकिन मैं नहीं, ठीक है ना, बोल के उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। अब को ये चीज़ थोड़ा सा लग जाता है उसकी ना, उस थोड़ा सा वो सैड फील करती है, उसके आंखों में थोड़े आंसू वाली वो फीलिंग दिख रहे होते हैं। मोइंग उसे देखता है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन वो वहाँ से अपू को बोलता है इससे पहले कि मैं इससे ज़्यादा बढ़ूँ, गेट आउट, और वो वहाँ से चली जाती है। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था और रोते रोते निकल लेती है। और उसके बाद अपो ऐसे अपने आप को समझा रही थी कि मैं इस घर में कुछ और रीज़न की वजह से आई हुई। और उसके बाद वो मन ही मन में सोचती है जब मेरा बैड टाइम था उस टाइम पे मुझे मोइंग ने बहुत बड़ी हेल्प की थी, मुझे गाइड करके, मुझे चिल करवा के, लेकिन अब जब वो सैड वक्त पे मतलब अपसेट है तो मैं उसे और हर्ट कर रही हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है सोच रही थी। और बाद में वो मन में ये भी सोचती है कि ये दुनिया इतना छोटा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मोइंग को उस फुडेन का बेटा क्यों बोना था, ऐसा सोच के अपने आप को कोस रही थी कि शायद मेरी किस्मत ही इतनी ज़्यादा स्पेशल होगी। और उसके बाद वो डिसाइड करती है कुछ भी हो, भले ही मोइंग हॉट हो या फिर ना हो, मुझे ये चीज़ फर्क नहीं पड़ता, जिस बात की वजह से मैं इस घर में आई हूँ वो तो मैं करके रहूँगी, ऐसा वो मन मन में सोचती है। मतलब उसके साथ शादी करने के लिए आई थी पैसे पे करने के बदले में, तो वही प्लान करती है कि मुझे बस अपने अंकल और आंटी की फैमिली के लिए इतना करना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली ने उनको बहुत परेशान किया है, ऐसा वो मन में सोच लेती है। राजा लेकिन इरिटेटिंग इंसान बनते हुए वो भटक रहा होता है और हम देखता है वो परेशान होता है। उसके बाद वो डी को कॉल करता है और उसके बाद डी ड्राइविंग कर रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है मास्टर को कुछ हो गया है, प्लीज आप जल्दी आ जाइए। ये सुनने के बाद डी बोलता है कि इतना क्यों परेशान हो रहे हो, क्या गया है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि पता नहीं क्यों लेकिन मास्टर अपने सर ऐसे दीवार पे पटक रहे हैं। ये सुनने के बाद वो हंसता है और बोलता है कुछ नहीं, वो ना बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर बंदा है, वो अपने साथ ना कुछ होने नहीं देगा, बस कुछ चीज़ों की वजह से इरिटेट हो गया होगा, बाद में वो हट जाएगा।
इससे छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे कल क्या मत करो बोल के फोन को काट लेता है। और उसके बाद ओम तो और परेशान होता है। उसे लगा था सच्ची में मोइंग कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, इसीलिए वो मोइंग के पास आता है और उसे समझाने की ट्राई करता है। मोइंग बोलता है मैं उस लड़की को मेरे कंपनी में बिल्कुल भी एंट्री नहीं दूंगा, और अगर ये लड़की मेरी कंपनी में काम करने वाली है ना, उस टाइम पे मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी मॉम की प्रॉपर्टी को बचाऊँ। अब मैं जा रहा हूँ कंपनी में काम करने के लिए बोल के वो वहाँ से निकल लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं ऑफिस पे मीटिंग चल रहा होता है। इसी बात की वजह से अपो और फूडिन, उसके बाद मोइंग के आंटी और सीता जो फूडिन की असिस्टेंट होती है, सब लोग वहाँ पर गए हुए होते हैं। और उसी समय में हमें ये दिखाया जाता है अंदर कौन था। ऑब्वियसली मोइंग था। मोइंग को देख के सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। स्पेशली आंटी तो काफ़ी खुश थी, क्योंकि वो इसलिए खुश थी क्योंकि अपो अकेले इस सब कुछ नहीं हटा सकती, क्योंकि मोइंग जहाँ पर है वहाँ पर उसकी माँ का कोई प्रॉपर्टी का बाल भी भागा नहीं कर सकता था। तो वो पापा बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तभी मोइंग बोलता कि क्यों, मैं अपने ऑफिस पे काम नहीं कर सकता क्या, आज के बाद मैं यहीं पर काम करूंगा, आपको कोई दिक्कत है। पापा बोलते हैं अगर तुम सीरियसली काम करने आए हो तो मुझे खुशी होगी, लेकिन अगर तुम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने आए हो हमारा, तो उस टाइम पे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनने के बाद मोइंग बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, लेकिन आप मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है ना, बोल के वो वहाँ पर काम करने के लिए ऐसे किसी भी हालत में इन लोगों को मना ही लेता है। एंड देन हम देखते हैं यहाँ पर मीटिंग चल रहा होता है और अब कुछ ना कुछ करके ऐसा हुआ था अपो और मोइंग का ना बहुत थॉट मिल रहा होता है। और जो फूडिन था, फूडिन और मोइंग के आंटी और इवन सीता का थॉट मिला था। मतलब यहाँ पर जनरेशन गैप चल रहा था, जिसके चक्कर में अपो ये रियलाइज करती है कि कुछ आइडिया फूडिन के अच्छे नहीं है, लेकिन वो नहीं बोल पाई कि आपके आइडिया अच्छे नहीं है। और जो तो ऑब्वियसली मोइंग ये चीज़ समझ सकता था, लेकिन अब ये यहाँ पर इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्रेस तो नहीं करने वाला था। और यहाँ पर बीच में ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे की बातों पे एग्री करते हैं, लेकिन बिल्कुल शो नहीं करते। और यहाँ पर जो मोइंग था उसे अपो बोलती है मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो, यहाँ पर फूडिन ने मुझे अपॉइंट किया हुआ है, तुमने तो नहीं। तभी मोइंग बोलता है कि पर ये मेरी माँ का प्रॉपर्टी है, मेरी माँ का काम है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मैं अकेले छोड़ूंगा तो यहाँ पर कुछ अच्छा होगा, इसीलिए ना चुपचाप यहाँ पर अगर तुम हो तो मुझे भी होना पड़ेगा, ऐसा वो बोलता है। और तब वहाँ उसके फ्रेंड्स आते हैं, मतलब अपू के फ्रेंड्स जिनको उसने अपने काम के लिए अपॉइंट किया हुआ था। और अभी अपू पूरी तरह से अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लग जाती है, जिसके चक्कर में मोइंग तो पूरी तरह से इग्नोर हो जाता है। जब वो इग्नोर होता है उसके बाद तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये लड़की उसे देख ही नहीं रही थी। वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है और उसके बाद वो बाकी लोगों से मिलता है और उसके बाद सबको इकट्ठा करता है और उनको पैसों का लालच देके और कुछ को अच्छा खासा लेक्चर देके इस बात के लिए मन राजी कर लेता है कि अपो अगर कुछ भी सस्पिशियस करती है या फिर अपो की कोई भी हरकतें हो, उसको सबसे पहले मोइंग को रिपोर्ट किया जाए, क्योंकि उसे अपो पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं और वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। और उसके बाद हम देखते हैं उसी टाइम पे उसके फ्रेंड के बारे में कुछ पता चलता है डी। और उसके बाद वो ऐसे खाने के लिए जाता है जहाँ पर उसके लिए भी बस वहाँ पर घास फूस रखा हुआ था और डी ने ये लिखा हुआ था पेपर में कि मैं तुम्हारा डाइट प्लानर हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी खा पाओ, तो तुम अब आज के बाद मीट नहीं बल्कि घास फूस ही खाओगे, क्योंकि तुम्हारी अब उम्र हो चुकी है, तुम्हारे फेस पे ना रिंकल्स आएंगे बोल के उसने लिखा हुआ था। वो अपने फ्रेंड को याद करता है, बहुत गुस्सा करता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब फूडिन डी जो था वो ऐसे मार्केट से जा रहा होता है और उसके बाद वो बोलता है मुझे आप लोगों की एक सजेशन चाहिए। और अभी एक्चुअली क्या हुआ ना, और वो फ्लैशबैक में चलता है, ये जो डी था वो हमारे मोइंग का बचपन से दोस्त था, बहुत अच्छा वाला दोस्त। लेकिन इस बंदे की एक प्रॉब्लम है, जैसे होता है ना नई नई बहू को सास जो भी काम कराती है, जब वो बहू नहीं कर पाती है तो उस टाइम पे उसके कामों पे कमियां निकालने वाला वही हमारा डी था। मतलब उसे किसी भी चीज़ से कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती थी, हर चीज़ पे वो कमियां निकालता था। अगर वह रास्ते से जा रहा था तो कहीं पे गड्ढे नहीं निकले और उसका कार थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, उसके बाद वो फोटो करके गवर्नमेंट का कंप्लेन कर देता था। मतलब हर चीज़ को वो कंप्लेन एक नंबर का क्रिटिक्स बन के बैठा हुआ था। वो अपनी इसी आदत के बारे में बोल रहा था और वो बोल रहा था कि मुझे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, लेकिन मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता।
और उसके बाद डी बोलता है मुझे बचपन से यही प्रॉब्लम है, मुझे कोई भी चीज़ों में ना इस तरह से कमियां बिल्कुल पसंद है, मैं हर चीज़ परफेक्ट चाहता हूँ, हालांकि यहाँ पर मेरी लाइफ इतनी परफेक्ट नहीं रहा हो। और उसके बाद वो बोलता है और आज एक मैं बहुत बदतमीज लड़की से मिला, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा इसको मैं कैसे रिएक्ट करूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन, इंग, जो इस ड्रामे की सेकेंड फीमेल लीड होने वाली होती है। और उसके बाद उसके साथ जो हमारा डी था वो पूरी तरह से टकरा गया और उसके बाद उसका सामान टूट गया। और यहाँ पर सॉरी बोलना तो अलग था, इन तो अलग ही एटीट्यूड दिखाने लगी, ये बोलने लगी कि तुम्हारे कितने पैसे बनते मैं पे कर दूंगी। जो सुनने के बाद जो ए रवैया डी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। और उसके बाद वो तो पकड़ के बैठ जाता है कि सॉरी बोलो सॉरी बोलो। वो सॉरी बोलने के मूड पे तो नहीं होती है। और इवन यहाँ पर वो किसी को कॉल करती है और उसके बाद एंट्री लेता है कौन, आप लोग गेस करो कौन, ऑब्वियसली हमारी अपो का एक्स बॉयफ्रेंड जेम। और उसके बाद उसके आने के बाद वो डी को पकड़ता है और उसके बाद इन वहाँ से चली जाती है। तो एक कांड हुआ था अभी अभी, मतलब अभी। और डी बोला था मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। और इसके बाद हम अब इंग के साइड से देखते हैं तो इंग एक बहुत बड़े कंपनी को बिलोंग करती थी, बंदी रिच भी थी, उसका लाइफ बहुत परफेक्ट था और लोग उससे इंस्पायर होते थे। लेकिन ये सब कुछ तो दुनिया को दिखाने के लिए, ये बंदी इतनी ज्यादा खराब हालत में थी और दुनिया को लाखों सजेशन दे सकती थी लेकिन खुद की लाइफ की वाट लगाई हुई थी। और वो एक नंबर की क्रमसी थी, वो चलते चलते गिरती थी, अगर वो हाई हील पहन के चलेगी तो उसके गड्ढे में उसका पैर आ जाता था, अगर वो दरवाजा खोलने की ट्राई करती तो दरवाजा खुलता लेकिन वो भी नीचे गिरती थी। मतलब एक अच्छा खासा इमेज के वाट लगाने में उसने कभी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा हुआ था। और यही बोल रही थी और वो बोल रही थी मुझे नहीं पता मेरा ये जो बैड लक है, मेरी जो खुद के साथ ही उल्टी सीधी चीजें करने की आदत है वो कब जाने वाली है, ऐसा वो बोल के वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। और उसके बाद इंग ये भी बोल रही होती है दरअसल उस रात मतलब अपो का बॉयफ्रेंड जब अपो को चीट करता है उस टाइम पे कोई और नहीं बल्कि यही बंदी थी उसके साथ। और उसे ये भी नहीं पता था कि इसका कोई मतलब गर्लफ्रेंड थी या फिर कुछ भी, मतलब बेसिकली ये अपनी लाइफ के साथ हमेशा वाट लगाती फिरती थी। तो वो सोचती बात में ठीक है ना, ऐसे भी मुझे नहीं पता था इसकी कोई गर्लफ्रेंड है और मैं तो कॉपी तो कर रही थी, ऐसा सोच के अपने आप को समझाती। और उसके बाद जब वहाँ से अपो से जिम ब्रेकअप करके अब वहाँ से चली गई थी, उसके बाद वो वहाँ पर उसके पास आता है एक्सपेक्ट करते हुए कि अब इसे बाबू सोना करेगी, लेकिन वो भी ये बोल देते कि भूलो मत मैं तुम्हारी बॉस हूँ और हम दोनों के बीच में जो भी हुआ है ना उसे बेसिक अंडरस्टैंड समझो, इसके अलावा कुछ नहीं। और आज के बाद इसके बारे में अगर किसी के और के साथ जिक्र किया ना उस टाइम पे तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा बोल के वहाँ से निकाल लेती है। तो यही था बेसिकली, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी और बस हुकअप के चक्कर में बंदी फंस चुकी थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो इंग थी वो उसके पास आता है जेम। और उसके बाद जेम बोलता है आप नए प्रोजेक्ट के लिए चंडाबोरी जा रहे हो ना, चंडाबोरी मतलब थाईलैंड का एक प्लेस। और वो सुनने के बाद बोलते हैं कि हाँ। और उसके बाद जेम बोलता है कि क्या आप मुझे ले जाना चाहते हो, और सुनने के बाद उसे घूर के देखती है। बाद में जेम बोलता है कि मैं गलत वे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपका सजेशन यहाँ पर आपका एडवाइजर बनूंगा ना, ये सुनने का तो बोलते हैं कि हाँ। और उसके बाद बोलते हैं कि कहाँ पर जाना है आपको, तभी इंग बोलती है फूड इन पार्क। जो बोलने के बाद यहाँ पर हमारी अपो होती है उसको तो इचिंग होने लगती है जैसे कि किसी अब हमें दिखाया जाता है अपो मन लगा के काम करने लगती है। नेक्स्ट डे उसे प्रेजेंटेशन करना होता है, इसी बात की वजह से वो बहुत ज़्यादा फोकस थी, बहुत ज़्यादा प्यार से काम कर रही थी। उसे यहाँ पर फोकस काम करना था ताकि लोग ये ना बोले कि जस्ट बिकॉज वो फूडिंग के होने वाली वाइफ है इसी बात की वजह से इसको इतना अच्छा मौका मिला है। वो अपने आपको प्रूव करने के लिए काम कर रही थी। और मुएंग से कुछ कॉपीज भेजता है उसके पापा के प्रोजेक्ट का, मतलब वो जो उन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया तो उसका थोड़ा अलग था, ऐसे ये बोल के कि अपडेटेड। उसके बाद आप पूरे रात काम करती है और उसके बाद सुबह वो उठती है और उसके बाद वो जाती है घर पे। और उसके बाद वो वहाँ पर ऐसे ही दरवाजे पे सो गई थी और वहाँ पर मोएंग आके उसे उठाता है और उसके बाद उसे बोलता है बेस्ट ऑफ लक। वो बोलती है कि तुम मुझे कोई श्राप दे रहे हो। ऐसे सुनने के बाद मोएंग बोलता है श्राप नहीं, आज तुम मीटिंग में प्रेजेंटेशन करने वाली हो तो मैं तुम्हें बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ, हर चीज़ को नेगेटिव में मत लो। और वो सोचती है कि इसको इतना ज़्यादा अच्छा क्यों फील हो रहा है। और उसके बाद में इवन पापा के साथ भी वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था।
फूडिन सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मेरा बेटा अचानक से सुधर कैसे गया। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में अपू प्रेजेंटेशन दे रही होती है, पूरा काम करती है। बाद में पता चला जो उसको अपडेटेड आइडिया बोल के भेजा गया था, जो फूडिन का अप्रूव आइडिया था, उसका तो पूरा उल्टा अपू ने काम किया हुआ था। अपू बोलती है ये तो आप ही ने भेजा हुआ था ना। फूडिन बोलता है नहीं, मैंने तो नहीं भेजा था, मैंने तो जो पुराना वाला सैंपल था वही ओके किया हुआ था। जो सुनने की बात हो तो शॉक में। और उसके बाद वो सोचती है पर मुझे तो ये आया था। और उसके बाद अपू को अब जाके उसके दिमाग में गुस्सा आता है मुएंग उसकी मदद करने का ड्रामा क्यों कर रहा था। और इवन मुएंग ये बोलता है कि अगर आपका आइडिया अप्रूव नहीं कर रही तो पापा बाद में क्या ही काम करेंगे, मुझे लगता है आज का मीटिंग कैंसिल करना ही सही रहेगा। अपू बहुत गुस्सा आता है, ओ मुएंग को बहुत गुस्से से देखती है। हाँ मतलब अभी जो अपू यहाँ पर प्रेजेंटेशन कर रही थी उसके हिसाब से तो फूडिन ने नहीं बोला था, बल्कि दूसरे हिसाब से उसको काम करना था। लेकिन यहाँ पर अपू पूरी तरह से काम बिगाड़ चुकी थी और वो बहुत परेशान होती है। और उसके बाद मुएंग ऐसे बोले जा रहा था, अब मुझे लगता है ये बंदी अगर पहली बार आपको आपने कुछ बोला वो भी नहीं कर पाई तो बाद में क्या काम करेगी। और उसे केयरलेस बोले जा रहा होता है। और उसके बाद इवन जो मुएंग की आंटी थी वो भी उसी यही बोले जा रही थी। तो पापा होते हैं वो उसे देखते हैं, मतलब फूडिन। और उसके बाद वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम इस आइडिया पे काम कर चुकी हो, मुझे उस पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, आगे से ऐसे ईमेल को थोड़ा ध्यान से देखना और किस तरह से मैंने काम बोला है वो कर लेना। और अभी जो तुम आइडिया बता रहे हो उसको भी मैं देखना चाहूँगा, ऐसा वो बोल लेते हैं। जिस बात की वजह से मुएंग का प्लान थोड़ा सा यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। इन दिन वो मन में सोच रहा था कि मैं तुम्हारे लिए तो ढेर सारी मुसीबतें क्रिएट करूँगा, आपको ये तो बस शुरुआत है। और उसके बाद दरअसल मुएंग का प्लान ये था कि आपको देखो अब ऐसा है ना, अपू को वो नहीं निकाल सकता, ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता, क्योंकि अब उसने इतनी ज़्यादा लापरवाही कर दी हुई थी कि अभी कंपनी में सब कुछ, कंपनी का डिसीजन सब कुछ पापा लेते थे ना कि वो। तो अब उसकी लड़ाई करने से तो उसके पापा अपू को कंपनी से नहीं निकालने वाले थे। तो उसने ये प्लान किया हुआ था कि मुएंग को वो उससे खुद ही निकलवाएगा। मतलब वो होता है ना, वो गिल्ट के मारे वो बार बार अपना काम खराब करेगी तो वो गिल्ट के मारे वहाँ से निकल जाएगी। वही उसका प्लान था। अपू अपना प्रेजेंटेशन पूरा प्रेजेंट करती है जो काफ़ी प्यारा था और फूडिन को पसंद भी आता है। और उसके बाद हम देखते हैं अब 2 वीक्स तक अपू को काम करने के लिए बोला जाता है, अपू को फर्दर रिपोर्ट्स बनाने के लिए बोला जाता है। और उसके बाद मीटिंग डिसमिस होता है। और उसके बाद फूडिन वहाँ से चला गया। और उसके बाद अपू के पास मुएंग आता है और उसके बाद वो बोलता है क्या बात है अपू, इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों लग रही हो। उसके पास जाता है और उसके बाद उसको टच करने वाला था। अपू को लगा ये क्या करने वाला है, उसके मन में ना गलत थॉट आ गया कि ये फिर से कुछ उल्टा सीधा हरकत करेगा। लेकिन वो बस उसके कंधे में हाथ रखता है, बोलता है आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन ऐसी गलती दोबारा मत करना। वरना एक्चुअली क्या है ना, मेरे पापा बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को कंसिडर नहीं करते, मेरे पापा को सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है। और तुम वो एक्सपेक्टेशन में ना होती तो हो सकता है तुम्हें तो पहली मंथ की सैलरी पाने से पहले ही निकाल दिया जाएगा। जो सुनने के बाद अपू को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसे लग रहा था इसको मैं क्या करूँ वाली फीलिंग आ रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं मुएंग की आंटी रियाना वहाँ पर जाती है फूडिन के पास। और उसके बाद वो उसे थोड़ा सा भटकाने की ट्राई करती है कि यार उसने इतनी बड़ी गलती कर दी और आप उसे चांस कैसे दे सकती हो, आप तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट हो। ये सुनने के बाद वो बोलते कि नहीं, वो पहली बार काम कर रही है और मैं बिल्कुल भी उसे डिस्करेज करना नहीं चाहता। और दूसरी बात, वो मेरी होने वाली वाइफ है तो मैं उसे ऐसे छोटी सी गलती के लिए क्यों डांटूंगा, वो मेरी एम्प्लॉय हो रही है, ऐसा वो बोल लेते हैं। और उसके बाद वहाँ पर मुएंग आता है और उसके बाद मुएंग अपने पापा का क्लास लेने लगता है। अपू का मुसीबत तो बिल्कुल भी यहाँ पर ख़त्म होने का नाम ले नहीं रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर अपू और मुएंग एक दूसरे से मिलते हैं। और उसके बाद अपू मुएंग को ओपनली चैलेंज करती है, अगर मैं यहाँ पर अपने आप को प्रूव कर पाई तो उस टाइम पे तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे और उसके बाद मुझे ऐसे काम करने के लिए रोकोगे भी नहीं। और मुएंग को तो पहले बिल्कुल भी इस बात पर यकीन नहीं था, वो ऐसे शो ऑफ कर रहा था कि तुम मोती को मुझसे साथ लगाने वाली। जब अपू उसके पर्सनल ईगो पे ऐसे टर्न मारती है उस टाइम पे वो मान जाता है। और उसके बाद अपू का बस एक मिशन था, यहाँ पर सर्वाइव करना है। मुएंग कोई भी ट्रिक करे लेकिन सर्वाइव करना है। लेकिन शर्त ये था कि मुएंग भी कोई ऐसे चीप ट्रिक यूज़ नहीं करेगा, बल्कि वो सीधा सीधा उसकी मदद करेगा, या फिर अगर हो पाता है तो मतलब फेयर गेम खेलेगा। और उसके बाद हम देखते हैं अपू और मुएंग ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद ये लोग एरिया स्टडी करने जाते हैं जहाँ पर ये लोग एक दूसरे के साथ कम्पीट कर रहे थे। सब लोग उन दोनों को चेयर कर रहे होते हैं। इवन नाश्ता करते टाइम भी ये लोग एक दूसरे के अगेंस्ट नाश्ता खाने का प्लान करते हैं और एक दूसरे को साथ कम्पीट करते करते इतने सारे एग्स खाने लगते हैं कि
अपो उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो तो ऐसे ऑफिस में बस बुरे हाल में वहाँ पर बैठी हुई थी और उसे बस गंदी गंदी तरीके से डकारी मारी जा रही होती है और जिस बात की वजह से उसके दोनों फ्रेंड्स परेशान हो जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जो मुएंग था उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। वो वॉशरूम में सो जाता है और वो ऐसे सोच रहा था कि अपो का पेट है या फिर ब्लैक होल। इतने सारे अंडे खाने के बाद भी नॉर्मल है ऐसा उसे लग रहा था। हम उसे समझाता है कि आपको उसके साथ कोई पंगा लेना नहीं चाहिए, आप बस काम करो वरना तो आप किसी दिन बहुत ज़्यादा बुरी मुसीबत में फंसोगे। ये सुनने के बाद जो मुएंग था वो बोलता है तुम सही बोल रहे हैं, मैं उससे हार तो नहीं मानने वाला, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ी की तरह मैं कोई भी शर्त नहीं लगाने वाला। इसके चक्कर में आज मेरा जो हेल्थ हुआ है ना वो मैं ही सोच सकता हूँ। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो अपो थी वो काम के लिए निकलती है और उसके बाद वो काम भी करने लग जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गया। और उसके बाद जब वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती है मुएंग को ऐसा लग रहा था कि ये तो इतना अच्छा नहीं कर पाएगी क्योंकि कल पूरा दिन इसने स्पॉइल कर दिया था अपो का और उसे ऐसा फील हो रहा था आज अपो को यहाँ से जाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मतलब बेसिकली उसने ना प्लान बनाया हुआ था, पूरा दिन उसने अपो को ख़राब कर दिया तो अब उस दूसरा प्रेजेंटेशन तो बिल्कुल नहीं देने वाली। लेकिन अपो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंटेशन देती है, बहुत सही तरीके से, जो फूडिन को बहुत पसंद आता है और उसे अप्रिशिएट भी करता है। और उसके बाद वो बोलता है कि आज के बाद इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज तुम ही बनोगी। मुएंग बोला था लेकिन वो बहुत सारे ऐसे अगर मगर इफ़ वाला जो भी क्वेश्चन होता है वो कर रहा होता है, लेकिन वो कोई भी अपो के ऊपर ओख नहीं करता और फूडिन उसको अप्रूव करवा देते हैं। जिस बात की वजह से जो मुएंग था उसका एक बार फिर से अपो के सामने उसे हारना पड़ता है, लेकिन वो इस बार भी हार मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। बाद में अपो फूडिन को थैंक यू बोलती है उसकी मदद करने के लिए, क्योंकि अगर वो उसे सपोर्ट ना करे तो यहाँ पर वो सर्वाइव करे ऐसा हो ही नहीं सकता था। और फूडिन उसे बोलता है ये सब कुछ तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, तुम्हें सपोर्ट करना बोल के उसे ऐसे चीयर अप कर रहा होता है। इसका नतीजा ये होता है मुएंग एक बार फिर से ह्यूमिलेट होता है और उसके बाद अपो को जिस तरह से डैड मतलब फूडिन इस तरह से अप्रिशिएट कर रहे होते हैं जिस बात की वजह से अपो को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता। मतलब वो खुश थी इस बात की वजह से कि फूडिन उसे अप्रिशिएट किया, लेकिन उसका अप्रिशिएट करने का उल्टा नतीजा ये हुआ कि ऑलरेडी मुएंग बहुत गुस्से में था और उसके बाद वो फूडिन से बातें करने जा रही होती है। फूडिन बहुत खुश था क्योंकि उसका डिसीजन सही था अपो को यहाँ पर लाने का और यहाँ पर काम सबको सिखाने का, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड थी। और उसके बाद अपो अब उसे बोलती है कि मुझे आपसे कुछ फेवर चाहिए। सुनने का तो बोलता है कि क्या, तभी अपो कुछ बोलती है जो हमें अभी नहीं दिखाया गया, बाद में दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे अपो मुएंग के पास आती है और उसे सॉरी बोलती है। मुएंग बोलता है इतनी मेहरबानी क्यों। ये सुनने के बाद वो बोलती है कि एक्चुअली मेरे वजह से तुम्हें बार बार यहाँ पर ह्यूमिलेट होना पड़ रहा है, मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारा ये घर है फिर भी यहाँ पर कोई भी तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा है, मैं शायद तुम्हारे लिए बहुत अनलकी हूँ। मुएंग बोलता है हाँ ये तो सही बात है, तुम मेरे लिए बहुत अनलकी हो, जब से मेरी लाइफ में आई हो वो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हुआ है। ये सुनने के बाद अपो को मुएंग ये भी बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। तभी अपो बोलती है क्या, तभी मुएंग बोलता है तुम मेरे पापा से शादी मत करो, मैं तुम्हारे पैसे पे करने में तुम्हारी मदद करूँगा, तुम मेरे लिए काम करो। अपो बोलते कि इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तो मुझे मेरे काम से इंप्रेस होने की वजह से फिर से हायर कर रहे हो। वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस नहीं चाहता कि तुम मेरी सौतेली माँ बनो। वो हंसती है, बोलती कि पर मुझे तो बनना है। और उसके बाद अपो से दिल से थैंक यू बोलती है और सॉरी भी बोलती है कि उसने उसे ऐसे समझा हुआ था कि कोई अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, लेकिन इन रियलिटी मुएंग ऐसा नहीं था। कहीं ना कहीं वो इमोशनल था, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदार बंदा था। हाँ कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जिस बात की वजह से ये थोड़ा सा स्पॉइल दिख रहा था, लेकिन नहीं। और उसके बाद मुएंग उसे सॉरी बोलता है। एक्चुअल में अपो जब फूडिन के साथ बात कर रही थी उस टाइम पे फूडिन ने उसे बोला हुआ था कि तुम मेरे बेटे को अच्छे से जानो। जब रीजन पूछती है अपो तो फूडिन ने बोलता है कि क्योंकि तुम मेरी होने वाली वाइफ हो और उस टाइम पे तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है मेरा जो बेटा है उसको जानो, वो बहुत टैलेंटेड है, बस उसके मेरी नहीं बनती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे हमेशा बुरा समझूंगा, वो मेरे लिए परफेक्ट है। लेकिन अब पता नहीं ये हम बाप बेटे का क्वेश्चन कब सही होगा, लेकिन तुम अगर उसके साथ अच्छा रिश्ता बना पाओगे ना उस टाइम पे हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा उसने बोला था। तो अभी प्रेजेंट में अपो से सॉरी बोलती है और उसे अप्रिशिएट भी करती है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो। और उसके बाद मुएंग को भी रियलाइज होता है हाँ उसने अपो को थोड़ा सा हल्के में ले लिया था, इसी बात की वजह से उसे थैंक यू बोलता है और सॉरी भी बोलता है उसकी हरकतों के लिए। अपो उसे बोलती है क्या हम ये सब कुछ भुलाकर फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं जीरो से, जैसे हम स्टार्टिंग में मिले थे। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों। तभी अपो बोलती है बस मुझे ना तुम्हें फिर से एक बार जानने का मौका मन कर रहा है और मत सोचना ज़्यादा तो ऐसे, लेकिन मुझे जानना है क्योंकि हमें
एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता। मोइंग उसे नहीं बोलता है बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो फूडी ने बोला हुआ था कि अब तुम्हें मेरे बेटे के साथ फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी, जिस बात की वजह से अब वो उस मिशन में लग जाती है जहाँ पर उसे फिर से एक बार मोइंग को अपने साइड लाना था। मोइंग को अब इस लिमिट तक पहुंचाना था कि वो उसे मना ना कर पाए और उसे अपनी स्टेप मॉम एक्सेप्ट करे। अब हमें दिखाया जाता है मोइंग को काफ़ी अपसेट होकर बैठा हुआ था। वहाँ पर डी आता है और उसके बाद वो उसे पूछता है क्या हुआ। ये सुनने के बाद डी को मोइंग बोलता है कि मुझे लगता है कभी कभी मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, कभी कभी लगता है मैं बिल्कुल नहीं जानता, मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ में आ नहीं रहा। तभी डी उसे बोलता है तो एक काम करो ना, उसे एक बार फिर से जानने की ट्राई करो, हो सकता है जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा ना हो, या फिर वो लड़की ना हो, वो जैसा सब लोग समझते हैं ऐसा वो बोलता है। तो सुनने के बाद मोइंग थोड़ा सोच में पड़ जाता है। अपो को दिखाया जाता है अपो ऐसे अभी भी मोइंग के बारे में पता लगाने की ट्राई कर रही थी। तो उसके बचपन के कुछ बहुत क्यूट फोटोज उसके ईमेल होते हैं और उसके बाद वो कुछ ऐसा चीज़ देखती है जो देखने के बाद वो बहुत खुश थी। और अब तो वो पक्का हो गई थी कि मोइंग उसे दोस्ती करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। और हाँ, हो सकता है वो परफेक्ट स्टेप मदद जरूर बनेगी। अब बनेगी या नहीं उसके लिए तो हमें आगे का एपिसोड देखना पड़ेगा। सो गाइज, इस हफ्ते का आखिरी एपिसोड, मतलब बाकी एपिसोड तो और आएंगे, लेकिन वीक का आखिरी एपिसोड मैंने कर दिया। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बताओ कैसा लगा ड्रामा, और नया ड्रामा है तो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि जितना आप लोग कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, उतना मेरा चैनल और यूट्यूब मेरे चैनल को और पोस्ट करेगा, ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचाएगा।